मैं तो चाय पी रहा था, दोस्त से बात कर रहा था, अचानक से पीछे से आगे गाली गलौज करते हुए सीधा मेरे ऊपर चार्ज हुआ। मतलब मुझे तो समझ में भी नहीं आया आखिर हुआ क्या, क्योंकि मैं तो पूरा सेंसलेस हो गया था। उसके बाद मुझे 150-200 लोगों ने मिल के पीटा। वो सारे लोग कहीं और से नहीं, 1 नंबर त्रेट्टी बाजार से आए थे। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त सिलसिला, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं वार्ड नंबर 43 गुज़िश्ता कल अफ्तारी के बाद से ही चर्चे का विषय बना हुआ है। ऐसे न जाने हमेशा कुछ न कुछ वार्ड 43 में होता ही रहता है, मगर त्रेट्टी बाज़ार 22 नंबर में जो कल हादसात हुए वो आप लोग के पास हमारे ख्याल से वीडियो, वायरल वीडियो ज़रूर पहुंचा होगा, आपने देखा भी होगा। तो हमारी जिम्मेदारी भी थी कि जो जिसके साथ घटना घटी है उस शख्स को भी सामने में लेके आऊँ, सच आपके सामने में रखूँ। हमेशा से हमने ये काम किया है कि जो सच्चाई है वो आपके सामने में रूबरू रखूँ। तो अभी हमारे सामने में जिनको मारा गया था, पीटा गया था, एक भीड़ ने मारी थी, काफ़ी लोगों ने मारा था। कुछ चेहरे जाने पहचाने थे, कुछ चेहरे अनजाने चेहरे थे। दोनों चेहरे ने मिल करके मारा था। मारने की वजूहात क्या थी, मारने का रीज़न क्या था, और जहां पर इनको मारा गया है बिल्कुल ही करीब में, हमारे ख्याल से बाई वॉकिंग डिस्टेंस पे जाएंगे तो 2 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अफ्तारी करके अपने घर से निकले चाय वगैरह पीने के लिए, और इनको पता भी नहीं था कि इनके ऊपर कुछ लोग, इनके जानने वाले ही लोग, जो चेहरे शनासा है, जिसके साथ हमेशा रहे होंगे, वो लोग चार्ज करेंगे, कुछ अनजाने लोग भी चार्ज करेंगे। मारा ऐसा गया कि देखने के बाद दिल दहल जाता है। तो रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे को खोल दिया जाता है, जहन्नम के दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। बदिया को हमेशा जो है ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, नेक अमल करने की कोशिश की जाती है। कुरान मस्जिद की तिलावत हो, इबादत हो, रियाजत हो, रोज़ा हो, सोम सलात हो, सदका फितरा ज़कात वगैरह दिया जाए। बार बार इस किस्म के मामलात हम लोग रमज़ानुल मुक़द्दस में, जितने गुनहगार से गुनहगार शख्स भी होता है तो वो चाहता है कि रमज़ान में अच्छा से अच्छा काम करे। मगर मैं देखता हूँ गुज़िश्ता साल में भी वार्ड 43 में रमज़ान के महीने में एक हादसा गुजरा था, वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके जानते हैं, मैं उसको फिर से बोलना नहीं चाहता हूँ। फिर इस साल भी रमज़ान के महीने में ही वार्ड 43 में ऐसा हादसा क्यों हो जाता है। चलिए, जिनके साथ मामला गुजरा है मैं डायरेक्ट उनसे बातें करता हूँ। इनका नाम है शारिक अमान कुरैशी। ये त्रेट्टी बाज़ार में, कितना नंबर त्रेट्टी बाज़ार में रहते हैं? 2 नंबर वंडरबर्ग लेन। 2 नंबर वंडरबर्ग में रहते हैं। 22 नंबर त्रेट्टी बाज़ार में 2 मिनट की दूरी पे इनके हादसात पेश आए। क्या मामला हो गया था, किस तरीके से आपके साथ क्या हो गया? देखिए, फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि आज से कुछ दिन पहले, वो एक्चुअली मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ वैसे, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में मुझसे कुछ सवालात किए गए थे, मैंने उसका जवाब दिया था। मैंने किसी का नाम मेंशन नहीं किया था, मैंने सिर्फ कहा था सौकार बना चोर। तो वो सौकार कोई भी हो सकते थे, जो भी यहाँ टीएमसी कर रहे हैं या कांग्रेस कर रहे हैं या बीजेपी कर रहे, कोई भी हो सकते थे। मैंने कहा था सौकार बना चोर, मैंने किसी का नाम मेंशन नहीं किया था। लेकिन कल का जो वारदात हुआ है उससे ये तो समझ में आ गया है कि चोर कोई और नहीं, इरफान अली ताज है। कहा कौन लोग मारे थे, किन लोगों ने चार्ज किया था? सबसे पहले जो मेरे ऊपर चार्ज किया था वो था इरफान अली ताज का खुद का छोटा भाई छोटे, उसका कज़न भाई आसिफ, उसका भगना तैमूर, उसका ड्राइवर सिकंदर, उसका भेन वेन चलाता है वो है सिद्धू, और मुन्ना बोल के एक है जो मोहम्मद जान में रहता है, और तौकीर बोल के एक क्रिकेटर है जो पेशाब खाना के पास रहता है। सबसे पहले इन लोगों ने मेरे ऊपर चार्ज किया, फिर और आगे कुछ बातचीत हुई, तू मैं हुई, कुछ नहीं। मैं तो चाय पी रहा था, दोस्त से बात कर रहा था, अचानक से पीछे से आगे गाली गलौज करते हुए सीधा मेरे ऊपर चार्ज हुआ। मतलब मुझे तो समझ में भी नहीं आया आखिर हुआ क्या, क्योंकि मैं तो पूरा सेंसलेस हो गया था। उसके बाद मुझे 150-200 लोगों ने मिल के पीटा। वो सारे लोग कहीं और से नहीं, 1 नंबर त्रेट्टी बाज़ार से आए थे, जो इरफान अली ताज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और ये भी बताना चाहूँगा वो इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसका लेके मैं आरटीआई भी करूँगा, उसका लेके मैं ज़रूरत पड़ेगा मेयर तक जाऊँगा, ज़रूरत पड़ेगा ममता बनर्जी तक जाऊँगा। लेकिन ये जो इनलीगल धंधा जो मैंने कहा था कि मैं ईद बाद मिटाऊँगा, इंशाल्लाह मैं रमज़ान में ही मिटा कर रहूँगा।
जो मारा गया तो कोई बचाने के लिए नहीं आया? नहीं, बचाने के लिए कोई नहीं आता वहाँ। बचाया जा रहा था कैसे कि पहले मुझे सब मिल के मार रहे थे, उसके बाद लोग वीडियो बना रहे थे। 2-4 लोग मुझे बचा रहे थे, दिखाने के लिए ढोंग कि हमारे आदमी बचा भी थे। आप जाके यहाँ के पूरे आवाम से पूछ लीजिए कि दहशत से वो लोग मुझे बचाने नहीं आ रहे थे, और जो लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे उनको भी धक्का धुक्की किया जा रहा था। ठीक है, तो बचाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा था। हाँ, वीडियो बना के ये साबित किया जा रहा था कि हम लोग बचा भी रहे थे। नहीं, सब ही मार रहा था, कोई नहीं बचा रहा था। ये झूठ बात है। आप चाहे किसी भी आवाम से, किसी भी छोटे छोटे बच्चों से पूछ लीजिए, वो बच्चे रो रहे थे मुझे मार खाता देख के। अल्लाह के रहमो करम से उनके दिल में इतना जगह बना रखा हूँ मैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपसे लोकल लोग खिलाफ हो गए थे, क्या? हाँ, तो वो जाके आप लोकल लोगों से पूछिए ना, वो खिलाफ है कि नहीं है। किसी के कहने से कोई खिलाफ नहीं हो जाता है। आज मेरे घर पे आप देखिए इतने लोग बैठे हुए हैं, सब इस वार्ड के, इस मोहल्ले के, और खास करके वंडरबक लेन के, त्रेटी बाजार के लोग बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? वो तो मेरे से खिलाफ है, फिर क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर ही? शारिक भाई, आपने एमसी मेडिकल में करवाया कि नहीं? जी, मैंने एमसी करवाया। आप देखिए, ये देखिए, मुझे यहाँ पर ही चापड़ मारा गया। ठीक है, ये देखिए, आपको मैं अपना पीठ दिखा देता हूँ, अपना जिस्म दिखा देता हूँ। आप खाली मेरा जिस्म देखिए कि किस तरीके से मुझे मारा गया था। आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए हाल, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं? ऊपर से नीचे तक एक बार दिखाया जाए। यहाँ हाँ, ठीक है, उसको कवर कर लीजिए आप। देख रहे हैं? हाँ, आइज देखिए, मेरा फेस देखिए, मेरे सर को देखिए, कान के पीछे आइज दिखाओ। सर ऊपर से दिखाओ कैमरा। ये स्टिच भी उस पर सर के नहीं, स्टिच करने का बात था, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने मेडिकल कॉलेज में घुस के वापस से मुझे मारने का तैयारी जो करके ये लोग आए थे, और जिस तरीके से इन लोग वहाँ पर ही भी मॉब लिंचिंग कर रहे थे, वो डॉक्टर्स ही डर के भाग गई। स्टिच क्या करेंगे? वो तो डर के भागे। वो कहेंगे कि स्टिच आप कहीं और करा लीजिए, आप जाके बाकी सिटी स्कैन यहाँ करा लीजिए, हम लोग स्टिच नहीं करते। सारी डॉक्टर्स वहाँ से जितनी भी जूनियर सब भाग गए। आपने स्टिच करवाया कि नहीं? नहीं, स्टिच फिर मैंने करवाया नहीं, मुझे क्योंकि रात में आते आते मुझे घर 3-3:30 बज गया था, तो उतने रात में तो अब मैं कहाँ स्टिच कराऊंगा। मैं घर पे आके सो गया। फिर सुबह से ही समझ लीजिए प्रेस वालों का सिलसिला चल रहा है, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया स्टिच करने का। तो कोई बात नहीं, कल करा लूँगा या मौका मिलेगा। आपने एफआईआर वगैरह करवाया कि नहीं? कि जो लोग आप इतने चेहरे जो बता रहे हैं, आप कैसे बता सकते हैं सब चेहरे? मोहल्ला देखा, मेरे पास वीडियोस है, मैं आपको वीडियोस दिखा सकता हूँ। देखिए, एक बार शेयर करना चाहेंगे सरप्रेस के नाजरीन के साथ? जी, क्यों नहीं। हाँ, ये देखिए, जो वीडियो दिखाओ। ये देखिए, सबका चेहरा साफ है। इसमें उसका भाई भी है, छोटे आसिफ, तैमूर, सज्जाद भी है, जो कभी बचा रहा है कभी मार रहा है। सबका चेहरा है। हाँ, सज्जाद ने मुझे पानी पिलाया था, लेकिन पानी पिलाने के बाद फिर मारा था। और कंटिन्यू मेरे ख्याल से हाफ एन आवर, आधा घंटा मुझे मारा गया। आधा घंटा मारा गया है। 1-2 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट नहीं, आधा घंटा मारा गया। अगर झूठ कह रहा हूँ, जाके यहाँ के जितने आवाम हैं उनसे आप पता कर सकते हैं। और बाकायदा दर्राना, इसके भाई इरफान अली ताज के भाई छोटे ने दर्राना कहा है कि जो मेरे भाई के खिलाफ जाएगा, जो मेरे भाई के खिलाफ जाएगा उसका यही हशर होगा। और इसको जो फॉलो करेगा, इसका वीडियोस को जो लाइक करेगा, जो कमेंट करेगा, उसका भी ऐसे ही दशा होगा। तो आप तो गुंडा राज चला रहे हैं। पुलिस के पास क्यों नहीं? पुलिस तो वहाँ खुद आई, पुलिस आई बोल के तो मैं बचा, नहीं तो कल तो मुझे पूरा मार के ख़त्म कर देने वाला प्लानिंग था। वो मॉब लिंचिंग था, वो नॉर्मल झगड़ा या नॉर्मल, जी मॉब लिंचिंग था। 100-150 आदमी मिलके एक आदमी को मार रहा है, उसको क्या? ये पहले सुनते थे कि यूपी बिहार में होता है, अब बंगाल में शुरू हो गया। क्योंकि पहले क्या था ना कि गैर कौम मुसलमान को मार दे रहे, आज तो मुसलमान को मार रहा है। कहाँ है मुसलमान? बताइए, कहाँ है मुसलमान? एफआईआर आपने करवाया कि नहीं? मैंने एमसी कराया। एमसी कराने के काफ़ी देर बाद ये देखिए एमसी रिपोर्ट मेरे पास है। ये देखिए एमसी रिपोर्ट मेरे पास है। ऊपर से नीचे तक दिखाओ, नाम दिखाओ, एमसी रिपोर्ट नंबर दिखाओ सब। दूसरा एक और भी एमसी रिपोर्ट, एक और एमसी है जिसका नाम है एमडी रिजवान। यही वो बंदा था, इसको सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि ये मेरे वीडियोस में कमेंट करता था, ग्रेट भाई, गुड भाई, बहुत अच्छा भाई, सही बात है। उसका कमेंट करने का सदा उसको मिला।
और इसको तो बाकायदा इरफान अली ताज ने अपने हाथ से मारा है। इरफान अली ताज ने, उसके बाद आपका समझ लीजिए छोटे ने, उसके भाई ने, आसिफ ने, तैमूर ने, अफसर बोल के एक लड़का है पहले बाइक मैकेनिक था, गौरी, ये लोग सब मिल के मारा मेडिकल में। पुलिस के सामने बो बाजार थाना के प्रेजेंटेशन, मतलब जब वो प्रेजेंट थे उस वक्त मारा है। मेडिकल में भी कुछ हुआ है? मेडिकल का ही तो बता रहा हूँ मैं, मेडिकल कॉलेज का बता रहा हूँ। ये रिजवान को वहीं मारा गया है, वहीं मारा गया। फिर डॉक्टर को ये बोला जाता कि एमसी नहीं बनाया गया है, कोई इसका इलाज नहीं करेगा। तब डॉक्टर, जो जूनियर डॉक्टर्स थी, सारी लेडीज़ थी। आर्जिकल के मैटर के बाद देखिए वो लोग भी थोड़ा मौत से डरने लगी हैं। तो क्या वो लोग सारे अपना बैग उठाए और चले गए, मेरा स्टिच तक नहीं हो पाया। अरे स्टिच छोड़ी ना, पीछे मेरे पीठ में जो उनको लोशन, कुछ अंदेशा वगैरह था कि कुछ होने वाला है कुछ? बताइए मुझे, जस्ट आई वांट टू, बस अगर अंदेशा होता तो आपको लग रहा है मैं अकेले वहाँ खड़ा मिलता? कभी जिंदगी में नहीं मिलता। कोई भी नहीं, मुझे तो पता नहीं। मुझे पापा ने अचानक से कॉल किया कि तुम कहाँ हो, तो मैंने बोला कि तो मैं नीचे चाय पी रहा हूँ। बोले जल्दी तुम घर आओ क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे तरफ बढ़ रहे तुम्हें मारने के लिए। किनका फोन आया था? आपके वालिद साहब? मेरे एक जानने ये शारिक अमान है, इनके वालिद साहब है, साहिन साहब है। चलिए हम इनसे बातें करते, क्या इनको चोट लगी या नहीं लगी, हम उनसे बातें करेंगे। जी बोलिए। मेरे एक जानने वाले हैं, वो बहुत घबराए हुए थे और उनने हमको फ़ोन किया। फ़ोन करके कहा कि शारिक कहाँ है? तो हमने बोला अभी अफ्तार करके बाहर निकला है। बोले उसको जल्दी घर बुलाइए, उसके ऊपर बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। तो हमने शारिक को फ़ौरन फ़ोन किया। हमने फ़ोन करके बोला हाँ, ये हमारे लोकल है। हमने बोला तुम कहाँ हो? तो कहने लगा हम बाहर हैं, तो हमें जल्दी घर आओ। तो बोला कहाँ है? हम बोला तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा अटैक होगा, तुम बाहर अंदर आओ घर के। तो ये बाहर ही रह गया। हमने फ़ोन बंद करके घबरा के हम पैंट पहन करके हम भी निकल रहे हैं। अब हम निकलते निकलते बाहर जा रहे हैं और देख रहे हैं कि इसको बुरी तरह, मतलब इस तरह मार रहा है कि जैसा नन मुस्लिम मारता है। अब बोलता है कि जय सिया राम बोल, उस तरीके से एक मुसलमान को मार रहा है। चलिए हम उसकी तो मजहबी नारे को तो हम सपोर्ट नहीं करते हैं, मगर जो मारा गया है वो गलत है। जी, मॉब ब्लीचिंग सिर्फ यूपी में हो रहा था, लेकिन अब बंगाल में भी मॉब ब्लीचिंग हो रहा है। आपको भी पीटा गया? आपको भी चार्ज हुआ था क्या? वो भी एक ओहदेदार काउंसलर के हस्बैंड जो प्रमोटरी कर रहे हैं 43 वार्ड में। और प्रमोटरी और जितना भी इनलीगल काम हो रहा है, जो नशे का तस्करी है, जो भी हो रहा है, वो सारा व्यापारी लोग उनके अंडर में है और उन्हीं के सह पे ये कूद रहे हैं। आपके लड़के पर वो इल्ज़ाम लगाया गया कि आपके लड़के इसमें मुलव्विस है। इन्वेस्टिगेशन करेगा पुलिस। जो बेचता है वो पुलिस के अंडर में आएगा, तो इन्वेस्टिगेशन करेगा। ये लोकल पब्लिक से आप इंटरव्यू लीजिए कि हम लोग किस तरह का कारोबार करते हैं, किस तरह के लोग हैं, यहाँ के माहौल में किस तरह के लोग हम लोग को प्यार करते हैं। कल यहाँ लोग, पब्लिक खड़े होकर रो रहा था रास्ते में जिस वक्त हम लोग के ऊपर अटैक हो रहा था। हम निकल करके छुड़ाने गए हैं तो हमारे ऊपर एक रॉड मारा है। यहाँ पर फ्रैक्चर नहीं हुआ है लेकिन बहुत बड़ा चोट आया है। उसके बाद हम गिर गए। जब हम गिर गए तो हमको पकड़ करके 10 लड़का घसीटते हुए कम से कम 2 मीटर दूर तक लेके गया। उसके बाद यहाँ के दुकानदार लोग जो थे दहशत से दुकान बंद करके अंदर दुबक गए क्योंकि 200 आदमी मिल करके 2 आदमी को मार रहा है। ना उन लोग के अंदर हिम्मत आया छुड़ाने का और ना उन लोग के अंदर हिम्मत आया कि बचाओ कोई इसको। वो लोग अपना जान बचा करके छुप गए। आप जा करके पूरे एरिया में जितना दुकान है सबसे इंटरव्यू ले सकते हैं। आप इंक्वायरी करके सबका कैमरा लेकर के आप रिकॉर्डिंग कीजिए और देखिए कि मतलब यहाँ पर ही किस तरह का दहशत फैलाया गया। वो भी कौन, शाइस्ता या आयशा कनीज जो यहाँ की काउंसलर हैं, उनका कहना है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। अच्छा, लड़का लोग किया। एक बात बताइए, मैं जो वीडियो आपको दिखा रहा हूँ उसमें साफ साफ इरफान अली ताज का भाई, उसका चचेरा भाई, उसका भगना, उसका कज़न भाई, उसका ड्राइवर, सब कोई नज़र आ रहा है। फिर वो बोल रहा है उसका हाथ नहीं है। उसके सिवा मैं पूछना चाहता हूँ, उसके सिवा इस जगह का, वो जो बोला ना, इस जगह के लोग बहुत ज़्यादा बदजन हो चुके थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उसके सिवा, इन लोगों के सिवा, बाहर के लोगों के सिवा, यहाँ का एक आदमी जो मेरे ऊपर हाथ उठा रहा हो। यहाँ के लोग मुझे बचाने की कोशिश किए थे लेकिन इतने लोग थे धक्का धुक्की, जो है झमेला में नहीं पड़ना चाहता। जी, यहाँ के जो लोग हैं जिससे जो लोग हमसे बदजन हो चुके हैं, इतने बदजन हो गए कि वो मुझे बचाने का काम कर रहे थे। नहीं समझे? मैं समझ गया। तो क्या होता है ना, जब आदमी थोड़ा बौखला जाता है ना तो वो ऑल फॉल बात करता है। अरे भाई वीडियो प्रूव है, कहाँ तक झूठे लाओगे, किस हद तक झूठे लाओगे? शर्म आता है कि तुम अभी उम्रा करने जा रहे हो 12-13 तारीख तक शायद,
उम्रा करने जा रहे हो, पाक जगह जा रहे हो, और इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ। हर साल रमजान और हर साल रमजान में एक मॉब लॉन्चिंग क्यों होता है, और उसका क्रेडिट इरफान अली ताज को ही क्यों जाता है? आप भी तो यहाँ रिपोर्टिंग करते हैं, आपको तो पता ही होगा। हर साल जब से इरफान अली ताज की वाइफ और इरफान अली ताज यहाँ के सरपरस्त बने हैं, तब से सरपरस्त को भी पता है कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। एक चीज जानना चाह रहे हैं कि एक एलिगेशन भी आपके ऊपर लगाया गया है कि वो हफ्ता वसूली का कुछ चार्जेज वगैरह कुछ 7 तारीख को किसी ने कंप्लेन किया, तो वो क्या, व्हाट इज द मैटर ऑफ दैट? देखिए, वो वाला मेरा फ़ोन कहाँ है, वो जो इमरान का आप बात कर रहे होंगे, तो एक यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है माइको हाउस, ठीक है, 20 नंबर प्रॉपर्टी है, जिसमें बहुत सारे हकदार हैं, बहुत सारे हैं। उसमें से 3 भाई में से एक भाई का बेटा है इमरान, जो इनका इंतकाल हो चुका है, उनके वालिद का इंतकाल हो चुका है। तो अब इमरान का ये कहना है कि मेरे बाप का हिस्सा मुझे दे दो। बाकी जो जितने रिश्तेदार हैं या जितने शेयर होल्डर हैं, उनका ये कहना है कि तुम अकेले हकदार नहीं हो, तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारी बहन भी है, तुम्हारा बड़ा भाई भी है, सभी लोग का हिस्सा है। तो उस हिसाब से इमरान का हिस्सा बनता है 3% का, और 97% का जो हिस्सा बनता है वो बाकी लोगों का बनता है। अब 3% का हिस्सा वाला जो अंदर जगह पे जगह कब्जा किया जा रहा है, जगह पे जगह कब्जा किया जा रहा है, तब परेशान होके इकबाल अंकल और परवेज़ अंकल और उनका भतीजा आसिफ भाई, इन लोग ने मुझसे मशवरा किया कि भाई क्या किया जाए, बेटा क्या किया जाए। क्योंकि इकबाल अंकल को मैं बहुत मानता हूँ, और आज से नहीं, मतलब जब मेरे दादा ज़िंदा थे उस टाइम से मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, और आज भी मानता हूँ, और वो भी मुझे बहुत मानते हैं। तो उन्होंने जब मुझसे मशवरा मांगा तो मैंने उन्हें कहा कि आप काउंसलर के पास जाएं। देखिए, जब कोई मुझसे मदद मांगेगा तो मैं मदद करूँगा, तो मैंने बोला आप काउंसलर के पास जाएं। तो वो काउंसलर के पास गए, तो काउंसलर साहब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, मेरे बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। वो लोग वापस आ गए, मैंने बोला छोड़ दिए, मैं समझ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। आप यहाँ पर ही कोर्ट कचहरी का जो भी है मुकदमा अपना, जो आप भी चैलेंज करिए इस पेपर को कि फर्जी पेपर से उसने ये सब प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर में किया है, ओरिजिनल पेपर्स हमारे पास है, ओरिजिनल शेयर होल्डर हम लोग हैं। तो उन्होंने भी फिर वो चीज़ किया, उसका भी मेरे पास आपके पास प्रूफ दिखा देता हूँ, 2 मिनट, ठीक है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि बाकायदा उन लोग को कोर्ट से एक ऑर्डर भी मिला है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए, ये परवेज़ अंकल हैं, ठीक है, उन्होंने खुद मुझे भेजा था, दिखाओ इसको थोड़ा करीब में। ये 5 तारीख को ये ऑर्डर निकला है, ठीक है, देख सकते हैं आप। ऑर्डर में क्या है? ऑर्डर में उनका है कि अंदर से कुछ बाहर नहीं जाएगा, बाहर से कुछ अंदर नहीं जाएगा, मतलब एज इट इज़ जैसा है वैसे ही सब कुछ रहेगा जब तक केस चल रहा है, जब तक केस चल रहा है, ये मामला है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इत्तेफाकन उस दिन किसी की मिट्टी हो गई थी, तो इकबाल साहब और परवेज़ साहब और उनके भतीजे जो हैं वो आसिफ भाई, इन लोग मिट्टी में जा रहे थे। तो मुझे आसिफ भाई ने फ़ोन किया कि शारिक भाई आप कहाँ हैं? तो मैंने बोला कि मैं तो यहीं हूँ, घर के पास ही हूँ। तो उन्होंने कहा थोड़ा देरी माइको हाउस में बैठेंगे, क्योंकि वो राबिस वाबिस निकल रहा था, तो हम लोग ने थाने को बुलाया है। तो मैं परवेज़ शाह आपको एक मतलब ऑर्डर कॉपी भेज रहे हैं, पुलिस आएगा तो खाली उसको ये दिखा दीजिएगा। तो हमने ठीक है दिखा देंगे। पुलिस आया, मैंने उसको दिखाया, पुलिस सारा राबिस अंदर रखवा के वापस चला गया। उसके बाद मैं वहाँ बैठा रहा, मैं हमेशा वहाँ बैठता, और आज से नहीं, मैं कम से कम मेरे ख्याल से 2014-2013 से, जब से मैं यूनियन कर रहा हूँ, तो मैं वहीं बैठता हूँ, क्योंकि वहाँ सुकून मिलता है, कोई रहता नहीं है। साहब एक चीज़ बताइए, आप पर जो चार्जेस हुए थे, क्या क्या चीज़ से चार्जेस किया गया था? मेरे ऊपर जो चार्ज हुआ है, देखिए, रॉड भी था, वुडन स्टिक भी था, लात घूसा भी चल रहा था, और चापड़ भी मारा गया। हाथ में नहीं, कोई चीज़ था? नहीं, वो हमको भी ऐसा लगा था, लेकिन हम देखे कि वो मोबाइल था। देखिए, झूठ बात मैं करूँगा नहीं, वो मोबाइल था, रुमाल में लपेटा हुआ, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे ऊपर जो चापड़ चला, ठीक है, यहाँ पर ही वो पूरा मेरा सर चले, तो मैंने बचाया, तो यहाँ लगा मेरे, हाँ बहुत ब्लीडिंग हुआ था, पूरा मेरा पूरा चेहरा, पूरा कपड़ा लाल। आप बोबदा थाना के PS के जो आए थे ऑफिसर रूपक सर, उनसे पूछिएगा, मेरा पूरा कपड़ा, मेरा पूरा जिस्म खून हो रहा था। T-शर्ट तो मेरा फाड़ के फेंक दिया गया था, मेरा सोना का चेन चला गया, मेरा कान का रिंग चला गया, सब कुछ चला गया। कंप्लेन आपने क्यों नहीं किया? भाई मैं तो MC करा के थाना गया, उन्होंने लिया, लेने के बाद हमारा सब कुछ दर्ज किया, नाम, स्टेटमेंट लिया, मैंने स्टेटमेंट भी दिया। स्टेटमेंट लेने के बाद उन्होंने कहा कि कल सुबह 10:30 बजे आपको फ़ोन किया जाएगा, तो आप आइएगा। सुबह से अभी तक एक कॉल नहीं आया। आपको चले जानी चाहिए ना थाना वाला? नहीं, उन्होंने कहा था जब कॉल करूँगा आप तब आना।
उन्होंने खुद मुझे पर्सनली फ़ोन करके कहा था कि जब कॉल करूँगा आप तब आना, तो मैं इंतज़ार में रह गया। क्या लगता है आपको, मारने की साजिश थी या मर्डर करने की साजिश थी या रास्ते से आप हटाने यहाँ की के आवाम साजिश थी? से, यहाँ के आवाम से पूछिए, वो आपको बोलेगा कि शारिक भाई को ख़त्म करने का साजिश था, मारने का नहीं। जा रहा है, आप वीडियो देखिए ना, वीडियो देख के आपको साबित हो जाएगा कि मर्डर करने का। जिस कंडीशन से मारा जा रहा है, जैसा मॉब ब्लीचिंग होता है, उसमें मतलब मरने के हद तक मारा जा रहा है कि जब ये मर जाए तो उसको छोड़ो। वो तो किस्मत अच्छा था हम लोग का कि हम लोग बाप बेटे को जिंदा आज आप लोग देख रहे हैं। उसका वजह था कि बाबूजार थाना का पुलिस आ गया। ये वाला मार देख के आपको क्या लगता है कि ये मारने की नीयत से मारा जा रहा था या फिर जान से मार देने की नीयत से मारा जा रहा था? ये छोटे है जो गाली बक रहा है, उसका भाई इरफान अली ताज का, जी ठीक है। तो ये सब घटना मेरे साथ हुआ, होने के बाद फिर चलिए हॉस्पिटल गए, वहाँ पे जो हुआ वो भी सबने देखा है, वहाँ के सीसीटीवी। हॉस्पिटल में भी मामला वो तो थाना ने अपने आंखों से देखा, पुलिस प्रशासन वहाँ खड़ी भी थी और उनके सामने सब कुछ घट रहा था। चलिए, आपने जो सच्चाई था रूबरू सरप्राइज के नाजरीन के सामने में रखा। एज ए जर्नलिस्ट, साफ़ी होने के नाते से हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि दोनों पक्षों से बात करूं, उनकी बातें सामने में रखूं। तो हमने जिनके ऊपर चार्जेज हुए थे, जिनको मारा गया था, पीटा गया था, एक काफ़ी भीड़, उसमें कुछ जाने चेहरे भी थे, कुछ अनजाने चेहरे भी थे और बहुत बुरी तरीक़ा से मारा। ऐसा किसी को नहीं मारनी चाहिए, मारने का ये तरीका गलत है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, रमज़ान मुक़द्दस महीना है, अल्लाह ताला ने बरकत का महीना, रहमत का महीना, मग़फ़रत का महीना दिया है, मगर कुछ मुसलमान ही मुसलमानों को मार रहे हैं, तो समझ लीजिए कितना जलील हरकत कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में कम से कम उसको रमज़ान का भी लिहाज रखनी चाहिए। और दूसरी अहम बात कि इंसानों के पास हक नहीं किसी की जान ले ले, किसी को मार दे, किसी को ख़त्म कर दे, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, नेक बातें करते हैं, बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं और महज़ब भी बन जाते हैं, मगर रियल लाइफ में वाकई में हम महज़ब होते नहीं हैं। हमारी सोच आज भी हैवानियत वाली सोच है, हमारे फ़िक्र में आज भी दरिंदगी है, तो मगर हम बनने की कोशिश करते। तो इंसान को सोचना चाहिए, जब हमारे पड़ोस में हमारे रहने वाला मोहल्ला का आदमी ही सेफ़ नहीं है, हमारे लोग ही सेफ़ नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, आप अच्छी तरीक़े से पता है। मगर फिर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, सपोज़ मान लीजिए अगर कोई इंसान गलत भी है या गलत कर भी रहा है या कुछ भी कंप्लेन कर रहा है, तो उसके लिए अदालतें हैं, कोर्ट बना है, कचहरी बना है, पुलिस का सिस्टम है, लोकल है, डिस्ट्रिक्ट है, हेडक्वार्टर है, वहाँ जाकर के कंप्लेन कीजिए, रिटर्न कंप्लेन कीजिए, बार बार कंप्लेन कीजिए, ज़रूर सुनवाई होगी। मगर किसी को भी कानून को हाथ में लेने का किसी को भी हक हासिल नहीं है। और दूसरी तीसरी बात, किसी को भी थ्रेट करने का किसी को भी हक नहीं है कि जो मेरे खिलाफ जाएगा या मेरे भाई के खिलाफ जाएगा। इन्होंने जो कहा है कि कुछ लोग उनके जो बोल रहे थे कि उसको हम लोग जो है फिर रहने नहीं देंगे, जीने नहीं देंगे, ये थ्रेटिंग वाले जो जुमले हैं ना, ये इंसान को जो है कमज़ोर कर देता है। मगर मैं फिर बोलता हूँ, जुल्म के ख़िलाफ़ इंसान को खड़ा होनी चाहिए, जालिम के ख़िलाफ़ भी खड़ा होनी चाहिए, हमेशा मजलूमों का साथ देनी चाहिए, जिस पर जुल्म और ज़्यादती हो रहा है उसका साथ देनी चाहिए। अगर ऐसा हम साथ नहीं देंगे तो आज न कल कौम के ऊपर भी जलालत आती है, लोगों के ऊपर जलालत आती है, खुदा की तरफ से कहर भी नाजिल होता है। अगर इस किस्म के मामलात हुए हैं तो लोगों को खड़े होकर के गवाही भी देनी चाहिए। जिन्होंने जुल्म और ज़्यादती किया, मारपीट किया है और बुरी तरीक़े से मारा है, उसको बेनकाब करना भी ज़रूरी है। समाज में समाज का अतत्व तबके जो है, जो गैर अनासुर दुश्मन तबके जो समाज में पल रहे हैं, जो कोई पॉलिटिशियन का रूप धार लेते हैं या पॉलिटिशियन के शरण में आ जाते हैं या पुलिस के राइट लेफ्ट में आ जाते हैं या बड़े बड़े नेता के राइट लेफ्ट में चले जाते हैं, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अच्छे लोग को अपलिफ्ट नहीं करेंगे, हम अच्छे लोग को जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारा समाज कैसे तरक्की करेगा। मैं फिर बोलना चाहता हूँ, जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा ही इंसान को बोलनी चाहिए। अगर हमारा घर में हमारे फादर भी जुल्म करता है तो उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठानी चाहिए। इस्लाम हमेशा से इसकी तबलीग करता है और कानून सबसे ऊपर है। अगर इनसे कोई गलती हो रही थी, अगर ये किसी किस्म की गलतियाँ कर रहे थे, तो इसके लिए पुलिस थी, अदालतें थी, कानून था, कानून के दायरे में लेके आते, इनके ऊपर जीडी करते, एफआईआर करते, कोर्ट कचहरी में लेके जाते, कंप्लेन करते, मास पिटीशन दाखिल करते। मगर आपको कानून में लेने का कोई हक नहीं। सपोज़ अगर अल्लाह ने इनकी ज़िंदगी बख्शी थी, इनकी ज़िंदगी बच गई, जो
इन्होंने कहा कि इतनी पिटाई खाने के बाद में अगर मैं आपके सामने बातें कर रहा हूं तो ये बहुत बड़ी बात है। इनका कॉन्फिडेंट है और ये अंदर से विल पावर इनका बहुत मजबूत है, जिसकी वजह से आज मीडिया के सामने ये बातें भी कर रहे हैं। वो वीडियो हम लोगों ने भी देखा है, हम लोग को भी देखने के बाद जो दिल दहल गया है। तो ममता बनर्जी ये चाहती है कि स्टेट में पीसफुल माहौल हो। मेयर साहब चाहते हैं कि हर वार्ड में पीसफुल माहौल हो। कलकत्ता पुलिस के डीजी भी चाहते हैं और डीजी हेड भी चाहते हैं, डीजीपी भी चाहते हैं जो बंगाल के हेड है, कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो। मगर इस किस्म का लोगों को पीटा जाएगा, मारा जाएगा, तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे बेहतर आएगा। तो पुलिस की यहाँ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जो चेहरे आइडेंटिफाई हो चुके हैं वायरल वीडियो में, उसको कानूनी एतबार से सजाएं मिलनी चाहिए, कानून के सलाखों के पीछे रहनी चाहिए। कानून को ये नहीं देखनी चाहिए जुल्म करने वाला कौन है, कानून को ये देखना चाहिए इन्होंने जुल्म किया है, जालिम बना है, तो उसके खिलाफ जो कानून की जो धाराएं बनती है उसके धारा के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। जुल्म करने वाला कौन है ये नहीं देखनी चाहिए, जुल्म सर्जद हुआ है वो मिलनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि मारा पीटा किसी और ने, अंदर में अरेस्टिंग किसी और की हो गई, बचा लिया किसी और को, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। मासूम लोग की अरेस्टिंग भी नहीं होनी चाहिए, जो इसमें नहीं मुलविस नहीं उसको अरेस्टिंग भी नहीं। जो जुल्म किया है उसके खिलाफ हमेशा से लड़ाई लड़नी चाहिए, आम लोग को भी फ्रंट लाइन में आनी चाहिए। एक चीज़ हम बताते, हुकूमत मगरबी बंगाल और कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर, लाल बाजार के कमिश्नर से आप कैसा सहयोग, कैसा ताउन कोऑपरेशन चाहते हैं? मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ, शायद आज मेरी बच्ची, ठीक है, मेरी बच्ची का बाप नहीं होता, ठीक है, तो जो मेरे साथ हुआ है वो और किसी के साथ ना हो। तो इसलिए जिन लोगों ने इस चीज़ को अंजाम दिया है, ऐसा ना हो कि ये एक ट्रेंड बन जाए, इस ट्रेंड को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले ये ट्रेंड बन जाए, मॉब लिंचिंग बंगाल में भी, कमिश्नर से भी मैं गुजारिश करता हूँ, मैं हमारे मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी गुजारिश करता हूँ और अभिषेक बनर्जी से भी गुजारिश करता हूँ, हमारे जो एमपी साहब हैं सुदीप बंदोपाध्याय जी, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ। मुझे आज बहुत अच्छा लगा जब विवेक गुप्ता जी ने मुझे फल का टोकरा भेजा और भेज के मुझसे पूछा कि आप कैसे हो। बहुत अच्छा फील हुआ कि चलो किसी को तो मेरा चिंता है, किसी को तो मेरा चिंता है, वरना मैं तो अपने आप को अकेला समझ रहा था। खैर, मैं अकेला काफ़ी हूँ और अकेला लड़ना जानता हूँ और अकेला लड़ता रहा हूँ और अकेला लड़ता रहूँगा। हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जिस जाहिलियत के साथ ये बोला गया है कि मैं वाइल्ड एनिमल का तस्करी करता हूँ, वाइल्ड एनिमल, तो देखिए जिसको जिस चीज़ का इल्म नहीं है उसके ऊपर बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जाहिल हैं, आपको पता ही नहीं है। वो जिस हैमस्टर का बात कर रहे हैं ना, वो हैमस्टर मेरे पास 2 पीस था। आप चले जाओ टाला ब्रिज संडे के दिन, आपको वहाँ हज़ारों पीस मिल जाएगा। और जिसको वो लिजर्ट कह रहे हैं उसको बियर्डेड ड्रैगन बोलते हैं। ये एक ऑस्ट्रेलियन स्पीसीज़ है और वो लीगल है, आप उसको पाल सकते। क्यों? वो अपेंडिक्स 2 में आता है, अपेंडिक्स 3 में आता है, ठीक है। इग्वाना, उसको भी आप पाल सकते हैं, वो भी एक रेप्टाइल में आता है, उसको अपेंडिक्स 2 में आता है। इसलिए उसके लिए वार्डन का आपको परिवेश का पेपर लेना पड़ता है, जो पॉसिबल है। ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं ले सकते हैं। बहुत सारा जो स्नैक्स का वो बात कर रहे हैं, वो सारा स्नैक्स लीगल है। और सिर्फ मैं नहीं, आप चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, उड़ीसा, दिल्ली, कहीं भी चले जाओ, आपको बड़ा बड़ा शॉप मिल जाएगा, बड़ा बड़ा शॉप। लेकिन ये मैं कैसा काम करता हूँ कि मैं एज अ हॉबीइस्ट लाता हूँ, कुछ दिन उससे अपना शौक़ पूरा करता हूँ। जब मेरा शौक़ पूरा हो जाता है, मैं फिर उसको किसी और को बेच देता हूँ। फिर मैं अपना कुछ दूसरा स्पीसीज़ ले आता हूँ, फिर उसको पालता हूँ, उसको बड़ा करता हूँ। जब मेरा दिल भर जाता है, मैं किसी और को बेच देता हूँ। ये मैं करते रहता हूँ। मेरा जो मेन बिज़नेस है वो मैं और मेरी वाइफ मिलके हम लोग लेडीज़ सूट का काम करते हैं, ठीक है। वो मेरा मेन बिजनेस है। पॉलिटिक्स मेरा धंधा नहीं है। इरफान अली ताज का ये धंधा है, इसलिए उसने मेरे ऊपर इतना बड़ा हमला करा। क्यों? क्योंकि इनलीगल कंस्ट्रक्शन बंद हो जाएगा तो उसका रोटी बंद हो जाएगा। क्यों? इनलीगल कंस्ट्रक्शन वार्ड 43 में हो रहे हैं। जी, मैं आपको दे देता हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो 1 नंबर त्रेट्टी बाजार है, 1 नंबर त्रेट्टी बाजार, ठीक है। देखिए उसका सैंक्शन क्या है, उसका एप्लीकेंट कौन है, देखिए कितना सैंक्शन, G+3, वो बना हुआ है G+6। तो ये क्या इनलीगल नहीं है? ये सामने एक हरा बिल्डिंग आपको दिखाऊंगा, सुबह आप आइएगा, मैं आपको यह फुटेज बना के भेज दूंगा, आप देख लेना जी, ठीक है। आप देख लेना कि वो फाउंडेशन उसका 2 तल्ला का है, लेकिन थोड़ा सा बीम
का सपोर्ट दे के उसको 5 तल्ला बना दिया गया। अगर कल वो गिर जाता है, वो हरा वाला बिल्डिंग दोनों तरफ खोला बाड़ी है, तो क्या दूसरा गार्डन रिच बनाना है? और सबसे पहले मैंने जब पुलिस को स्टेटमेंट दिया है कि इस कॉन्स्पिरेसी में इरफान अली ताज है, इरफान अली ताज अगर नहीं है तो उसका भाई वहाँ क्या कर रहा था, उसका भगना वहाँ क्या कर रहा था, उसका कज़न भाई वहाँ क्या कर रहा था, उसका ड्राइवर वहाँ क्या कर रहा था, और बाहर के लोग वहाँ क्या कर रहे, क्योंकि इस मोहल्ले के तो कोई लोग यहाँ नहीं। एक चीज अहम सवाल सरप्राइज खासकर आपसे जानना भी चाह रहा, पूछना भी चाह रहा कि अगर जो लोग भी आप पर चार्ज किए, अगर उसकी अरेस्टिंग हो जाती है, बाकी चीज के लिए बाकी लोग को माफ कर देंगे कि सुलह अगर हो जाए? देखिए एक तो बात मैं कह रहा हूँ कि माफ करने से अल्लाह भी खुश होता है, लेकिन पहले मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैंने बोला है कि जो लोग ने आपके ऊपर जो भी किया, ताज अरेस्ट हो जाएगा, उसका भाई छोटे आसिफ तैमूर जो उसका भगना है, उसका तो आए दिन का केस है, भवानीपुर में चापड़बाजी, नारकुलडांगा में चापड़बाजी, वो तो मशहूर है चापड़बाजी के नाम से। क्या नाम? तैमूर। उसके बाद में सिकंदर, तौकीर, मुन्ना, ठीक है, ये लोग अगर अरेस्ट होते, ये 7 लोग, तो मुझे तसल्ली होगा और मुझे लगेगा, मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगेगा कि कमिश्नर साहब ने मुझे इंसाफ दिला दिया, हमारी सीएम ने मुझे इंसाफ दिला दिया। इंसाफ तो जरूर मिलेगा, ताखिर हो सकती है, डिले तो हो सकता है, मिलेगा तो वहाँ मिलेगा, नहीं यहाँ इसी दुनिया में, यहाँ नहीं मिलेगा तो वहाँ मिलेगा। कानून है, अदालतें हैं। अगर ये होता है तब तो मेरे अंदर और जज्बा आ जाएगा नेक और अच्छे कामों का, मतलब अंजाम देने का, लोगों का मदद का। वैसे तो मदद करता ही आ रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा। मैं अकेला हूँ, अकेला ही चलना पसंद करता हूँ। अब घर से निकलने में आपको डर लगेगा क्या? कोई बात नहीं, क्या करेगा, मार देगा, एक जान है, या अल्लाह लेगा या बंदा लेगा, तो इसके लिए क्या मैं हक बोलना छोड़ दूँ? मैं नाजायज़ के खिलाफ बोलना छोड़ दूँ? आप बताइए ना, वो मुझे गोगो पेपर का स्मगलर बोल रहे। अरे स्मगलर भाई, तुम पढ़ा लिखा जाहिल हो। स्मगलिंग उस चीज़ का होता है जो इनलीगल होता है, जो चीज़ ऑलरेडी लीगल है उसका स्मगलिंग कैसे होता है? और मैंने गोगो पेपर के ऊपर बयान नहीं दिया था, मैंने बोला था कि अगर नशा बंद कराना है तो गांजा चरस बंद कराइए। आपको भी पता है कहाँ मिलता है, मुझे भी पता है कहाँ मिलता है, ये दोनों मिल के बंद कराते हैं। लेकिन गोगो पेपर बंद कराने से गांजा चरस तो नहीं खत्म होगा ना। उस हिसाब से तो कल आप मैंने मिसाल के तौर पे कहा था कि कुछ दिन बाद आप बोलिएगा कोल्ड ड्रिंक बंद कर दो क्योंकि उसमें शराब मिलाया जाता है, कुछ दिन बाद आप बोलिएगा कफ सिरप बंद कर दो क्योंकि उसका भी नशा होता है। मैंने मिसाल के तौर पे कहा था, मैंने उनको प्रेशराइज नहीं, अरे गोगो पेपर बंद हो, भांग बंद हो या कुछ भी बंद हो, मेरा उससे क्या लेना देना। अब उन्होंने जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया कि मैं चरस गांजा का डीलर हूँ, या आप जाके पूरे वार्ड में पता कर लीजिए, अगर कोई कह देगा तो मैं खुद जाके नार्कोटिक में अपने आप को सौंप दूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शारिक अमान साहब, साहिन साहब का। मैंने उसके घर में आके सारी सच्चाई को जानने की कोशिश की, आपके सामने में सच्चाई रखा। बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, देखिए क्राइम तो हो चुका है, हादसा हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में जो लोग भी जिनके ऊपर भी इल्ज़ामात साबित होंगे उनको कड़ी सज़ा मिले कानून के, ताकि आम शहरी, आम नागरिक पीसफुल ज़िंदगी अमन सुकून के साथ जी सके, शांति का माहौल हो, लोकप्रियता का माहौल हो, भाईचारे का माहौल हो। और बंगाल की फ़िज़ा को ऐसे भी लोग ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, और 2026 में इलेक्शन भी है, तो ऐसी सूरत हाल में हमको जो है अपने घर के जितने भी मामला उसको ठीक करना है और डिस्टर्ब भी नहीं करना है किसी दूसरे को। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमेशा हमने आपके सामने में सच्ची पक्की बातों आपके सामने में रखी है, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ रखा। सरप्रस्त इसलिए कि जाना पहचाना जाता है। अगर इस विषय में किसी को कुछ भी बोलना है तो आज़ाद है, हमारे चैनल पे आकर के बोल सकते हैं। हम किसी की बातों को नहीं रोकते हैं, उसकी आवाज़ को भी नहीं रोकते। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन जीसान के साथ शुक्रिया। आज हम उनके घर से आकर के लाइव कर रहे हैं, दिखा भी रहे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now